पांचजन्य वैसे वो शंख है जो श्री कृष्ण महाभारत से पहले उसकी ध्वनि से कौरवों में भय का संचालन करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से भी जो ध्वनि पैदा होगी, ये चोर 420 वालों को पता होना चाहिए, गिद्धों के मनाने से गाय को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी यूनाइटेड किंगडम ने जिसने 200 वर्ष हम पर गुलामी की, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा है कि उसके नाम में भी और उसके नारे में भी सनातन का परिचय है। ऋषि सुनक नाम है और यहाँ पर आकर अक्षरधाम मंदिर जाता है और कहता है जय सिया राम। और इजराइल ने तो एक बार झेला है, भारत 1500 सालों से इसी विचारधारा को, इसी आतंक को झेल रहा है। अभी जय श्री राम हल्का सा बोलो, देखो पूरा हॉल गूंज उठेगा जय श्री राम के नारों से। जय श्री राम। ये 2014 से पहले संभव सत्र है G20 और V20। G20 की धमक पूरी दुनिया ने देखी, शहजाद आपने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी कई सवाल उठते रहे हैं। पर कैसे आप देखते हैं कि इस सरकार के दौरान पिछले कुछ समय से भारत का प्रभुत्व दुनिया में कैसे बढ़ा और क्या G20 उसकी एक झलक थी? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पांचजन्य का कि आपने मुझे साबरमती संवाद में पहली बार आमंत्रित किया। और पांचजन्य वैसे वो शंख है जो श्री कृष्ण महाभारत से पहले उसकी ध्वनि से कौरवों में भय का संचालन करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से भी जो ध्वनि पैदा होगी, और मुझे लगता है ऐसी ध्वनि पैदा होनी चाहिए कि आतंक जहाँ जहाँ भी दिखे उसके अंदर भय पैदा होना चाहिए, गाज़ा पट्टी से लेकर भारत के अंदर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, G20 हमारे देश में उस कालखंड में हुआ जब भारत का विकास का पताका पूरी दुनिया में लहरा रहा था। IMF ने कहा है कि सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली हम बड़ी अर्थव्यवस्था है, 10वें से 5वें स्थान पर चले गए। हमारी अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो अब 30वें स्थान पर जाने की कगार पर है, 7.3% ग्रोथ रेट है। तो एक विकास का पताका स्थापित हुआ है। दूसरी बात आप देखेंगे तो जब चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस प्रकार से भारत के विज्ञान का पताका स्थापित हुआ, जिसको प्रधानमंत्री जी ने नाम देने का काम किया शिव शक्ति पॉइंट, और भारत पहला देश बना। अब ये अलग बात है कि शिव शक्ति पॉइंट सुनकर कई लोगों में कई तरह की भावनाएं पैदा हुई, छोड़ देते हो उसको। और तीसरा, अगर आप देखेंगे कि ये G20 उस समय पर हुआ, उस कालखंड में हुआ, 130 वर्ष पहले अगर आप देखेंगे तो इसी कालखंड में, ये 7, 8, 9 सितंबर को हुआ था हमारे दिल्ली में। उसी कालखंड में 130 वर्ष पहले जिस रंग का पटका हमारे भाई ने पहना है, उस रंग का चोला पहनते हुए एक सन्यासी निकले थे और अमेरिका की भूमि में, शिकागो की भूमि में उन्होंने एक संदेश दिया था, माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और उन्होंने जो संदेश दिया था, यदि 130 वर्ष पहले वो संदेश मान लिया जाता तो फिर 2001 में जो उसी कालखंड में 9/11 के माध्यम से आतंक का संदेश जो मिला पूरी दुनिया को, वो शायद नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि ये संयोग नहीं, ये बहुत बड़ा एक प्रयोग है कि 130 वर्ष बाद भारत ने वसुदैव कुटुंबकम का नारा देते हुए उसी G20 का आयोजन किया। और इसने भव्य तरीके से किया कि एक तरीके से विकास का पताका, दूसरी ओर विज्ञान का पताका, और तीसरी तरफ विश्वास का भारत का पताका लहराया। और इसमें भी आप एक चीज़ देखिए, ये G20 जब हुआ, इसमें 2 या 3 चीज़ें नोट करने वाली। ये G20 जब हुआ तब आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने जब सारे गेस्ट को उनका स्वागत किया तो उनके पीछे क्या था पता है आपको? आपने नोटिस किया जब वो शेक हैंड कर रहे थे, कोणार्क का चक्र था। कोणार्क का काल चक्र क्यों दिखाया गया? कोणार्क का काल चक्र केवल भारतीय हिंदू संस्कृति का परिचय नहीं देता, बल्कि उस समय पर जब कई दुनिया के लोगों को लगता था दुनिया चपटी है, और आज भी उनकी वो धारणाएं हैं कि दुनिया, वर्ल्ड इज फ्लैट, उस समय पर हमारे साधु संत सूरज और चंद्रमा की दशा को देखते हुए समय का निर्धारण कर रहे हैं।
और जब प्रधानमंत्री मोदी वेलकम करके सऊदी के प्रिंस से लेकर जो बाइडेन को कोनाक चक्र दिखा रहे थे, तो उसी समय पर इसरो कभी चंद्रयान 3 के माध्यम से चांद पर पहुंच रहा था और कभी सूरज को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए L1 आदित्य लॉन्च कर। उसके बाद दूसरी चीज क्या दिखाई डेलीगेट्स को? दूसरी चीज जो दिखाई गई, जो यहां पर बताया गया, नटराज जी की मूर्ति जो भारत मंडपम के बाहर लगी है। आपको पता है उस मूर्ति का सिग्निफिकेंस क्या है? कोई बता सकता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो भारत मंडपम के बाहर लगी नटराज जी की मूर्ति है, ऐसी ही मूर्ति, इतनी बड़ी नहीं पर ऐसी ही मूर्ति सर्न के दफ्तर के बाहर लगी हुई है जिनीवा में, जहां पर सब एटॉमिक पार्टिकल रिसर्च होता है। और यदि आप उसको दिखा सके, नटराज जी की मूर्ति को एक बार दिखाइएगा। नटराज जी की मूर्ति में 2 दाहिने हाथ हैं और 2 बाएं हाथ हैं। 2 दाहिने हाथ में, एक ऊपर वाले हाथ में डमरू है, दिखाइएगा इसको। डमरू जो है वो आर ग्लास की तरह शेप्ड है, उससे सततता, समय की सततता का आभास होता है। जो दूसरा हाथ है वो अभय मुद्रा है। जो उनके 2 बाएं हाथ है, ऊपर वाले हाथ में अग्नि है जो क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मैटर को दिखाता है, और जो दूसरा बायां हाथ है वो नीचे की तरफ है, एनलाइटनमेंट का प्रतीक है। उनका जो दायां पैर है, राइट लेग है, आगे वाला पिक्चर दिखाइए, वो असुर पे है, मतलब कि सारी इवल शक्तियों को काबू करने का। और जो चक्र उनके बना है जिसमें, हाँ ये देखिए, तो उसमें आप देखेंगे जो चक्र दिखाई दे रहा है वो यूनिवर्स के प्रिंसिपल को सिंबलाइज करता है, कांस्टेंट क्रिएशन, कांस्टेंट डिस्ट्रक्शन। तो ये केवल हमारी संस्कृति का परिचय नहीं, बल्कि ये हमारी वैज्ञानिक विरासत का परिचय है, और वो भी मोदी जी ने दिखाई दी। और आखिरी बात, इस कालखंड में हम जी रहे हैं जब भारत ने यूनाइटेड किंगडम, जो 200 वर्ष तक हम पर गुलामी करता रहा, उसको ओवरटेक करते हुए हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। और आज उसी यूनाइटेड किंगडम ने, जिसने 200 वर्ष हम पर गुलामी की, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा है कि उसके नाम में भी और उसके नारे में भी सनातन का परिचय है। ऋषि सुनक नाम है, और यहां पर आकर अक्षरधाम मंदिर जाता है और कहता है जय सिया राम। पर अफसोस की बात यह है कि सनातन का डंका और सनातन का पताका चंद्रमा से लेकर यूनाइटेड किंगडम तक के पार्लियामेंट में गूंज रहा है, दिख रहा है, पर यहाँ पर कुछ लोग सनातन की समाप्ति में लगे हैं। परंतु दुनिया ने बता दिया कि वो वसुदैव कुटुंबकम की विचारधारा और फलसफे के साथ खड़े हैं, और पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि आज भारत का समय है, आज सनातन के उदय का समय है। बिल्कुल, आपने G20 की बात की, और दूसरी तरफ जो V20 है, जिसमें 5-6 और भी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने जो सनातन पे बात कर रहे थे, आप सनातन को नष्ट करने की बातें करते हैं, जो भी उपलब्धियां आपने गिनाई हैं उनको नकारने की बात करते हैं। ऐसे लोग जब G20 के समय में भारत इतने ऊपर पहुंच रहा है, और आज वो गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, जिनके अत्याचार की तस्वीरें, आतंकवाद की तस्वीरें देख के पूरी दुनिया सिहर रही है। तो G20 के सामने वो V20+ को आप कैसे देखते हैं कपिल जी? V20 नहीं है, वो 420 है। $420 है ना? चोरों का, उसका एक नाम और है, बच्चा बचाओ आंदोलन। बोलो क्यों है? कि मुलायम के बच्चे को बचाओ, कि सोनिया के बच्चे को बचाओ, कि लालू के बच्चे को बचाओ, कि ठाकरे के बच्चे को बचाओ, कि पवार के बच्चे को बचाओ, कि अब्दुल्ला के बच्चे को बचाओ। तो क्या है ये बच्चा बचाओ आंदोलन? सोनिया के बच्चे को बचाना है तो कांग्रेस को वोट दो, लालू के बच्चे को बचाना है तो आरजेडी को वोट दो,
मुलायम के बच्चे को बचाना है तो समाजवादी को वोट दो, करुणानिधि के बच्चे को बचाना है तो डीएमके को वोट दो, बादल के बच्चे को बताना है तो अकाली को वोट दो, अब्दुल्ला के बच्चे को बचाना है तो एनसीपी को वोट दो, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को बचाना है तो उसकी पीडीपी पार्टी को वोट दो, लेकिन अपने बच्चे को बचाना है तो यही है G20 वर्सेस 420, और कुछ नहीं है। और जो अनुराग भाई ने पूछा ना कि ये G20 भारत का प्रभुत्व, तो G20 ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। भारत के प्रभुत्व का ये जो काल है, इसकी केवल शुरुआत हुई है, और इसकी शुरुआत को अगर प्रतीकों में देखा जाए, विश्व के मंच पर मां भारती के नव उदय के काल को अगर प्रतीकों में देखा जाए तो एक प्रतीक नजर आता है जब ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री खड़े होकर कहता है कि नरेंद्र मोदी बॉस है। और उसी दिन शाम को पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री का हवाई जहाज लैंड करता है। उनका प्रधानमंत्री क्या करता है? आगे बढ़कर सम्मान के साथ, मर्यादा के साथ प्रधानमंत्री के पैर छूता है। वो प्रधानमंत्री क्यों किसी व्यक्ति के पैर नहीं छू रहा था, वो मां भारती के आगे शीश झुका के खड़ा था। जिस नटराज की व्याख्या शहजाद भाई ने की और बहुत ही खूबसूरत तरीके से की, इनकी घर वापसी हो चुकी है। घर वापसी की जरूरत ही नहीं है। सनातनी, सच्चा सनातनी, क्योंकि नटराज को समझना, धर्म को समझना, हिंदुत्व को समझना, मां भारती को समझना, आतंक के खतरे को समझना और डंके की चोट पे उसको बोलना, सलाम है आपको। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस नटराज की व्याख्या शहजाद भाई ने की और जिस मां भारती की संस्कृति की राजदूत के रूप में मालिनी अवस्थी दीदी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, वीरांगना रश्मि सावंत बैठी हुई है, ऑक्सफोर्ड में तिरंगा का झंडा गाड़ के आई है, काजल हिंदुस्तानी बैठी है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो बातें कहते हुए, घर के अंदर कहते हुए डर लगता था लोगों को, वो ये मां भारती की बेटी मंच पे खड़े होके गर्जना के साथ। तो ये साधारण सदन नहीं है और ये साधारण मंच नहीं है। मां भारती की जिस संस्कृति की बात आज क्यों, भारत का प्रभुत्व भारत की एटॉमिक पावर के कारण नहीं है, भारत का प्रभुत्व भारत की आर्थिक शक्ति तो हम हैं। और बिल्कुल सही कहा शहजाद ने कि अंग्रेज 70 साल पहले जब गए थे, लूट के गए थे, पाई पाई लूट के गए थे, कोई कोना छोड़ा नहीं था इस देश का लूटने के लिए अंग्रेजों ने। और दिल्ली में माल रोड पे बोर्ड लगाया हुआ था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आज इंडियन भी उनके प्रधानमंत्री के घर में बैठा है और इंडियन का कुत्ता भी उसी घर के अंदर बैठा हुआ है। सपने में भी सोचा नहीं होगा इन्होंने कि 70 साल में भारत दोबारा अंग्रेजों से बड़ी इकोनॉमी बनके विश्व के मंच पे खड़ा होगा। ये सपने में नहीं सोचा होगा, लेकिन इसका राज है भारत की सभ्यता और संस्कृति। कोरोना के काल में जब बेटा अपने बाप के अंतिम संस्कार में जाने को तैयार नहीं था, तब नरेंद्र मोदी ने भारत को तो वैक्सीन दी ही दी, दुनिया के 101 देशों को मुफ्त वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। इसके कारण वो सर झुका के खड़ा था। जिस टुकड़े टुकड़े गैंग की बात शहजाद भाई करते हैं ना, जो रोज उठ के सपने देखता था भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत बर्बाद हो जाएगा, ये चोर 420 वालों को पता होना चाहिए, गिद्धों के मनाने से गाय को कोई फर्क नहीं पड़ता। मां भारती का स्वर्णिम काल अभी केवल शुरू हुआ है और आज इस सदन के अंदर जो युवा बैठे हैं वो अपनी आंखों से भारत देश को
उस स्थान पे जाते हुए देखेंगे जिसका सपना कभी स्वामी विवेकानंद ने देखा होगा, लाला लाजपत राय ने देखा होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा होगा, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ने देखा होगा। वो सपना अपनी आंखों से सच होते हुए आप और हम देखेंगे। तृप्ति जी, क्या बात है। एक सवाल ये भी है, तेंदुलकर सहवाग नहीं इनके सामने बॉलर, हमारी स्थिति बॉलर वाली है, बॉल कोई डालो आप तो मारोगे छक्का ही। हम पूछेंगे G20 आप ले जाओगे, बेटी बचाओ, बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन किया। देश के प्रधानमंत्री तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने एक उसको नई दशा नए शब्द दिए। सबकी बेटी बचाओ, सबके ना। बच्चे बचाओ। भारत की बेटी तो ये बचा रही है, काजल हिंदुस्तानी। वो तो लालू मुलायम अपने बेटे बेटी को बचा रहे हैं। सही बात। एक सवाल मेरा शहजाद आपसे, ये बड़ा अच्छा डिस्क्राइब तो किया कपिल ने, जैसे अभी हमास की बात की, फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया में जिस तरह से रिएक्शन है, और मैं 2-3 दिन से देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर लेकर जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भारत के लोग करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग रैली निकाल रहे हैं। ये तालियां क्या लोगों को दिखाई नहीं देती? कहते हैं राजनेता बड़े समझदार होते हैं, और जिस पार्टी ने 60-70 साल राज किया हो उनको क्या ये सेंस ऑफ जो ऑडियंस है, यानी कि जो जनता की भावना है, क्या उस समझ में क्यों नहीं आ रही? आपको क्या लगता है कि ऐसे डिस्कनेक्ट क्यों है ये लोग? क्यों ये आम आदमी की उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं? जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान लीजिए इजराइल के प्रति है, हमास के खिलाफ है, ये पार्टियां क्यों नहीं समझ पाती? देखिए, क्योंकि ये केवल 420 नहीं है, ये V20 है, वोट बैंक 20। V20 वोट बैंक 20 आपको समझने में 10 सेकंड और लगेंगे। हिंदू इकोसिस्टम वाले बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ये वोट बैंक 20 है, समझ गए ना आप? ये वोट बैंक 20 के चक्कर में इन्होंने हमेशा आतंकवाद की पैरवी की है, तुष्टिकरण किया। आज सवाल ये नहीं है पैलेस्टाइन का, आज सवाल है कि इजराइल के मासूम नागरिकों पर, उनके बच्चों पर, उनकी महिलाओं पर, निहत्थे नागरिकों पर, बुजुर्ग लोगों पर जिस प्रकार का आतंकवादी हमला किया है, आज इसमें कोई मंकी बैलेंसिंग नहीं हो सकता। आज इसमें दो पक्ष नहीं हो सकते। आज इसमें बच बच के माप तोल के बात नहीं रखी जा सकती। आज क्लियर कट कैटेगोरिकल कंडेमिनेशन करना है कि आज आप क्या आतंकियों के साथ खड़े हैं या आतंक से पीड़ित लोगों के साथ खड़े हैं, और भारतवर्ष को एक स्वर में बात करना चाहिए। और इसीलिए आप देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी की नेतन्याहू से बात हुई है, और नेतन्याहू जी को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ बिना शर्त और बिना इफ एंड बट के खड़ा है, और यही भारत का स्टैंड है। और जो लोग आतंक की पैरवी करने बैठे हैं, उनसे पूछिए जरा कि ये वही लोग हैं ना जिन्होंने 26/11 को भी हिंदू आतंक बताने का दुष्कर्म किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने समझौता ब्लास्ट का जो पूरा का पूरा दोष है वो पाकिस्तान से हटाकर भारत पर डालने का काम किया था। ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु के लिए नारे लगाने चले गए थे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, याकूब की पैरवी की। तो हमेशा से कुछ लोगों का हाथ जिहादियों के साथ हमेशा से रहा, कुछ लोगों का हाथ हमेशा जिहादियों के साथ रहा है। और आज भी वो V20 के चक्कर में जिस प्रकार से आज वो केवल और केवल, और ये वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति आपने और भी देखा है, इतने वर्षों तक जो हमारे इजराइल के साथ संबंध नहीं बने। आपको पता है इजराइल वो देश है जिसने 71 की युद्ध में हमारे उनके साथ संबंध न होने के बावजूद भी, 99 के युद्ध में हमारे उनसे अच्छे इतने गहरे संबंध ना होने के बाद भी वो भारत के साथ खड़ा था। और ये सारे जो लोग थे उस समय पर इजराइल को बॉयकॉट करते थे, इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखते थे। तो मुझे लगता है ये केवल और केवल तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से है। और सैद्धांतिक रूप से जिस पार्टी के दो नेता आतंकवाद की बलि चढ़े, अगर आज वो पार्टी रेजोल्यूशन पारित करके आतंकवादियों के साथ खड़ी हो जाती है तो किस निम्न स्तर की राजनीति पर वो पहुंच चुके हैं। पर यहाँ पर तो बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। ये गुजरात की जनता है, गुजरात की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। इन्होंने यहाँ पर एक आतंकवादी इशरत जहां को भारत की बेटी बनाने का काम किया था। गुजरात की जनता ने उनको ऐसा जवाब दिया है कि इस बार भी जो जवाब दिया है उसके बाद लौट के आने की स्थिति में नहीं।
जी शहजाद जी, जिस तरह आपने बताया कि भारत के अंदर कुछ पार्टियां हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिहादियों को सपोर्ट करते हैं, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ जाती है भारत के अंदर। सोशल मीडिया पर भी आप देखते होंगे कि जिस तरह से इजराइल में यहूदियों को एक संगठित होकर अपनी रक्षा करनी पड़ती है। आपने तो हिंदू इकोसिस्टम भी बनाया जिसके मकसद अलग है, लेकिन कहा यही जाता है कि भारत के अंदर इसी तरह के जिहादियों और इसी तरह की पार्टियां जो आतंकवाद को सपोर्ट करती हैं, उनकी वजह से भारत में भी हिंदुओं को एक होने के लिए ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है। क्या ऐसा लगता है आपको? कपिल, देखिए, इजराइल में जो हुआ, किस किस ने देखा इजराइल में जो हुआ? इजराइल में जो हुआ वो किस किस ने देखा? सबने नहीं देखा। आज यहां से जाने के बाद गूगल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे जिस बहन ने और भाई ने नहीं देखा वो देखना। इजराइल में निहत्थे लोगों पर, संगीत पर झूमते नाचते लोगों पर, अपने बच्चे के साथ बैठी माँ पर, अपनी दादी की सेवा करते हुए पोते पर घेर कर, झुंड बनाकर हमला किया गया। लड़कियों को निवृत्त किया गया, मारा गया, घसीटा गया, उसका वीडियो बनाया गया, उन्हीं के मोबाइल से उन्हीं के फेसबुक पर अपलोड किया गया। और 1-2 को नहीं, 1000 लोगों को मारा गया है। अभी 2 दिन पहले 1000 लोगों को। लेकिन इजराइल में ये जो हुआ, ये ना पहली बार हुआ इस दुनिया में और ना आखिरी बार हुआ। तृप्ति जी ने जिसकी बात की और भारत की जिस पीड़ा की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं, इजराइल में जो हुआ है, जब कसाब बंदूक लेके मुंबई के अंदर घुसा था तो भारत के मुंबई ने उसी पीड़ा को देखा है, झेला है। कोई भी आया बंदूक ली, हथियार ले, मारने लगे, किसी को भी मार रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अयोध्या में, मथुरा में, काशी में जब मंदिरों को तोड़ा गया, अनुराग जी, उस दिन उन शहरों ने यही दृश्य अपनी आंखों से देखा होगा। 1925 में, 21 में केरला में, मोपला में 10,000 लोगों का नरसंहार हुआ। मोपला ने यही पीड़ा अपनी आंखों से देखी होगी। 1947 में डायरेक्ट एक्शन डे, कोलकाता की सड़कों ने इसी दृश्य को अपनी आंखों से देखा होगा। 1989 में, 90 में कश्मीर में इसी दृश्य को अपनी आंखों से देखा होगा। ना ये पहली बार हुआ, ना ये आखिरी बार हुआ। और इजराइल ने तो एक बार झेला है, भारत 1500 सालों से इसी विचारधारा को, इसी आतंक को झेल रहा है, इससे लड़ रहा है। इसीलिए एक होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है इस खतरे को समझने के अलावा और इससे लड़ने के अलावा। और जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं, जो आज फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, एएमयू में मार्च निकाला गया हमास के समर्थन में, जामिया में, वो जेएनयू की ये बैठी हैं हमारे बीच में, अंशु सिंह जी, अपनी आंखों से देखती हैं भारत का नमक खा के गद्दारी करने वाले ये आयशा और कम्युनिस्ट गैंग का नंगा नाच जेएनयू के अंदर जो चलता है, वो उनकी नेता ने हमास के समर्थन में ट्वीट किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ एएमयू के इन लोगों से, जामिया के लोगों से, जेएनयू के लोगों से पूछना चाहता हूँ, भारत की संसद पे हमला हुआ तब तुम्हारा मार्च क्यों नहीं निकला? 26/11 का हमला हुआ तब तुम्हारा मार्च क्यों नहीं निकला? अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुए तब तुम्हारा मार्च क्यों नहीं निकला? तुम्हारी आंखों के ये आंसू क्यों सूख जाते हैं जब भारत में आतंकवादी हमले होते हैं और ये गाजा पट्टी के लिए कुर्ते फाड़ के सड़क पे तुम कैसे उतर जाते हो? कांग्रेस पार्टी की जिस V20 की बात शहजाद भाई ने की है, जिस सोच की बात की है, इस भयानक, अमानवीय, आतंकवादी, जिहादी हमले के बाद अगर कांग्रेस पार्टी को ये नहीं पता कि उसे इतिहास की कौन सी तरफ खड़ा होना है, लाइन के किस तरफ खड़ा होना है, तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपनी कब्र अपने हाथों से खोद रही है और उस कब्र के अंदर इतने गहरे कहीं जाकर दफन हो जाएगी कि भविष्य में उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा।
लेकिन कपिल, अब लाइन के इधर उधर खड़े होने का समय आ गया है। कल तो अनाउंसमेंट भी हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं है कि लोकसभा का इलेक्शन भी हो जाएगा। एक डर रहता है बहुत लोगों में, जो लोग समर्थन भी करते हैं अंदरूनी इस पार्टी को कि पता नहीं क्या होगा, ये लोग बहुत अच्छे हैं। अपने नैरेटिव को लेकर उतनी बात नहीं होती जितना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव उधर से आता है। क्या कुछ सालों में इस नैरेटिव में कुछ बदलाव आपने देखा है? कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जब अब भारत की बात करने वाले लोगों की बात अब सुनी जाती है, और कितना असर आपको दिखाई देता है? नहीं, असर तो डंके की चोट पे है। अभी जय श्री राम हल्का सा बोलो, देखो पूरा हॉल गूंज उठेगा जय श्री राम के नारों से। जय श्री राम, ये 2014 से पहले संभव नहीं था। नहीं, गुजरात में तो था, गुजरात में तो था, लेकिन जिस आतंकी हमले की हम बात कर रहे थे उसी से जोड़ता हूँ और नैरेटिव की बात करता हूँ। नैरेटिव में आज एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, नैरेटिव चलाया जा रहा है हिंदुओं को जातियों में बांटने का चलाया जा रहा है। फूट डालो और राज करो। कांग्रेस ने तो राष्ट्रव्यापी जनगणना कराने की बात कर दी है। राष्ट्र में तो बची ही नहीं कांग्रेस। अरे सपना तो देखने दीजिए उनको। सपने देखने का उनको अधिकार है और उनके पास टाइम भी है सपना देखने का। अभी 5 साल और है उनके पास आराम से सपने देखने का टाइम, क्योंकि भारत की जनता ने मन बना लिया। और मन क्यों बनाया है? यहाँ बैठी नारी शक्ति को साक्षी मानते हुए मैं ये बात कहता हूँ। अभी भारत की संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ, बेटियों के लिए भारत की संसद और विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन का प्रस्ताव पास हुआ। अच्छा लगा, ऐतिहासिक है, चमत्कारिक है, दुनिया के किसी लोकतंत्र ने पहले कभी नहीं किया। हो सकता है यहाँ बैठी हमारी कोई बेटी और बहन कल संसद में गुजरात का प्रतिनिधित्व कर रही हो, 33 पद। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा काम इस सरकार ने जो किया वो ये आरक्षण नहीं है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा काम ये किया कि 11 करोड़ परिवारों में शौचालय का निर्माण करा के दिया। ऐसे इलाकों की कल्पना करना, मेरी बहन तुम बहुत ध्यान से सुन रही हो, कल्पना करना उस माँ उस बेटी की हालत जो तबीयत भी खराब हो तो शौचालय जाने के लिए अंधेरा होने का वेट करती थी। 4 लोग साथ में जाए, 4 बहनें तो जाएगी वरना नहीं जाएगी। कोई आता दिख जाए तो ये कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं। कोई मान तो माता के बहन के सम्मान के लिए इससे बड़ा कदम क्या हो सकता था? और नैरेटिव की बात पंडित नेहरू ने संसद में खड़े होकर बोला था कि भारत में सबको शौचालय मिल जाएगा तो भारत विकास के रास्ते में चल पड़ेगा। बोला और भूल गए। बनाया किसने? ये उज्ज्वला के 11 करोड़ कनेक्शन किसने दिए? नल से जल का कनेक्शन किसने दिया? और ये खाली बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, इससे बड़ा एक एग्जांपल आपको देता हूं। वर्ल्ड बैंक के हेड ने अभी 4 दिन पहले बोला कि पिछले 6 साल में भारत में डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो काम हुआ है, अगर मोदी नहीं होते तो वो काम होने में 50 साल लगते। 6 साल में करके दे दिया। 85% फाइनेंशियल इंक्लूजन, भारत की जीडीपी के 85% का बराबर ट्रांजैक्शन डिजिटल हो रहा है इस देश के अंदर। नैरेटिव की बात आप करते हो, नैरेटिव था लाल किले से खड़े होकर भारत का प्रधानमंत्री बोलता था हम 100 रुपए भेजते हैं 15 रुपए जाता है। बोलता था एक प्रधानमंत्री ऐसा था इस देश में कि 100 रुपए भेजते हैं 15 रुपए जाता है। अगर 100 रुपए भेज के 15 रुपए जाता है तो बीच में क्या तेरा बाप खाता है? पूरा परिवार खाता है। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? ये किसी आदिवासी इलाके में आखिरी कोने में बैठे हुए आदिवासी को भी अगर सेंटर से 2000 रुपए महीना आता है, 2000 चलता है उधर से, उसके खाते में 2000 पूरा का पूरा जाता है, क्योंकि बीच में किसी का बाप नहीं खाता है। जनधन अकाउंट 50 करोड़ जनधन अकाउंट। 11 करोड़ किसानों को हर महीने का जो लाभ दिया जा रहा है वो अलग, शिक्षा में जो प्रगति हुई वो अलग। चंद्रयान तो जा रहा है, चंद्रयान तो जा रहा है, चंद्रमा पे उतर रहा है, लेकिन गांव गांव में, गली गली में, आदिवासी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में भी बदलाव की तस्वीर, चमकते हुए भारत की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है।
और इसीलिए मैं कहता हूं तुम कितना झूठा नैरेटिव चला लो, इन जात में पात में बांटने की कोशिश कर लो, ये सड़कों पे नकली आंदोलन खड़े करने की कोशिश कर लो, सड़कों को बंद करने की कोशिश कर लो, लेकिन ये हिंदुस्तान का युवा यहाँ पे बैठा है, इसको पता है कि अगर अपने भविष्य के लिए खड़ा होना है तो पूरी दुनिया जिसके पीछे खड़ी है नरेंद्र मोदी, उसके पीछे भारत की एक एक संतान डंके की चोट पे खड़ी होगी। बिल्कुल, आपने जिस तरह बताया बीजेपी सरकार की समस्त उपलब्धियां बताई, उसके बावजूद भी एक अलायंस बना है, इंडिया अलायंस, और उनका दावा विशेष तौर से उसमें जो आम आदमी पार्टी है, जो आप दोनों की काफ़ी फेवरेट पार्टी रही है, हाँ, वो तो कहते हैं कि मोदी जी डरते हैं उनसे। शहजाद, एक कल्पना कीजिए, आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस का विरोध करते करते हुआ और उन्होंने शपथ खाई थी बच्चों के सर पर हाथ रखकर कि कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। आज दोनों साथ में आ गए हैं। हालांकि ये ऐसा राजनीतिक निकाह है कि हर रोज पंजाब से लेकर दिल्ली में 3 तलाक चलता है इनका। हलाला भी चलता है, हलाला भी होता है। बड़ी विचित्र स्थिति है। अच्छा देखिए, जम्मू कश्मीर में पीडीपी और एनसी एक दूसरे की तरफ देख नहीं पाते थे। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे की तरफ देख नहीं पाते थे। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की तरफ देख नहीं पाते थे। महाराष्ट्र में उद्धव सेना और कांग्रेस एक दूसरे की तरफ देख नहीं पाते थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उनका जो डिवोर्स हो गया चुनाव के बाद, उसके बाद देख नहीं पा रहे थे। उसके बाद आप आकर देखिए कर्नाटका में, तमिलनाडु में, जाकर देखे केरल में, कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे की तरफ देख नहीं पाते। आज ये सारे लोग जो एक दूसरे की तरफ देख नहीं पा रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ बैठे हैं, तो वो मोदी के डर से ही एक दूसरे के साथ आए हैं। तो डर हम नहीं रहे हैं, डर के कारण ये लोग एक हुए हैं और आज इस प्रकार से एक तो हो गए हैं, एक हो गए हैं, परंतु ना लोगों तय हो पाया है, ना लोगों के लिए क्या करना है तय हो पाया है, ना नीति तय हो पाई है, ना नेतृत्व तय हो पाया है। केवल एक ही विषय पर उनकी पूरी की पूरी कंसेंसस है कि सनातन को समाप्त कैसे करना है, हिंदू धर्म को समाप्त कैसे करना है, और इसीलिए मुंबई की बैठक के बाद केवल वही नैरेटिव है। पर देखिए, एक चीज़ मैं आपका वो जो सवाल है उसका जवाब देना चाहता हूँ। आप बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछ लो ऑडियंस से, बुरा ना मानो तो, ऑर्गेनाइजर्स को भी बोल रहा हूँ पहले ही बुरा मत मानना, पूछ लूँ, आप लोग में से कितने ब्राह्मण हैं? हाथ उठाना। अच्छा, हाथ नीचे करो। आप लोगों में से कितने ठाकुर है या क्षत्रिय हैं? आप लोगों में से कितने ओबीसी हैं? आप लोगों में से कितने आदिवासी हैं? आइंदा से कोई भी बोले तो हाथ मत उठाना जब तक मैं ना बोलूं कि आप लोगों में से कितने हिंदू हैं, केवल उस समय हाथ उठाना। तो शहजाद भाई को यह भी दिखा दो कि यहाँ पे कितने राष्ट्रवादी भारतीय बैठे हुए हैं। बस आगे से कभी हाथ मत उठाना, केवल राष्ट्रवादी भारतीय हिंदू कितने हैं तब हाथ उठाना, क्योंकि यही आपकी एकता है। आप देख लीजिए, वो बांटने आएंगे और वो बंटवारा इस प्रकार से, बंटवारा उनकी डीएनए में है। पहले देश को बांटा, फिर भाषा के आधार पर बांटा, फिर जाति के आधार पर बांट रहे हैं, महिलाओं को भी बांट रहे हैं। ये हर जगह बंटवारे के बीज डालना चाहते हैं। अगर आप संगठित रहेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि इनका कोई प्लान सफल नहीं हो पाएगा, परंतु आप बटेंगे तो दुर्घटना घटेगी। अनुराग भाई, केजरीवाल के बारे में पूछा है तो मुझे तो चुप रख नहीं पाओगे तुम। ऐसा नहीं चलेगा। देखो, मैं हमारा पर्सनल है। मैच तो पहले से जीत लिया, लेकिन अब ठीक है, और एक आध दो छक्के लगा लीजिए आप। नहीं, छक्के की बात नहीं है। देखो, गुजरात में केजरीवाल आया था और मैंने जनकराज जी को बोला था, इधर बैठे हैं जनकराज जी, मैंने कहा ये गंजा बाल उगाने का तेल बेच रहा है। गंजा कि तेरे से दिल्ली चल नहीं रही, तू इधर बताने आया है कि सरकार चलती कैसे है, चलती कैसे है। लेकिन ये तो गुजरात है, इधर तो हीरे की पहचान करने वाले बैठे हुए हैं, इधर कैसे चलेगा धंधा। तो गंजे का कंघा गुजरात में बिका नहीं।
लेकिन एक काम बड़ा मजेदार हुआ भाई, उन्होंने बोला कि मैंने जितेंद्र तोमर के सारे पेपर चेक कर लिए, जितेंद्र तोमर ईमानदार है। जितेंद्र तोमर कहाँ गया? फिर इन्होंने कहा हमने सत्येंद्र जैन को चेक कर लिया, सत्येंद्र जैन ईमानदार है। सत्येंद्र जैन कहाँ गया? फिर इन्होंने कहा हमने मनीष सिसोदिया को चेक कर लिया, मनीष सिसोदिया ईमानदार है। मनीष सिसोदिया कहाँ गया? फिर इन्होंने कहा हमने संजय सिंह को चेक कर लिया, संजय सिंह ईमानदार है। संजय सिंह किधर गया? अब ये कह रहे हैं कि मैंने खुद को चेक कर लिया, केजरीवाल ही। तो केजरीवाल कहाँ जाएगा? 2017 में हमने ये सार्वजनिक तौर पे कहा था, और मैं ये आखिरी लाइन के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि 2 भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में 2 लड़ाई लड़ी। एक लड़ाई जो अरविंद केजरीवाल ने लड़ी, अरविंद केजरीवाल ने बोला शीला दीक्षित चोर है, शरद पवार चोर है, लालू यादव चोर है, मुलायम सिंह चोर है, ये सबको चोर बताते हुए उनकी गोदी में जाके। लेकिन 2017 में हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 2017 में मैंने ये बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनकी राजनीतिक अंत तिहाड़ जेल के अंदर होगा, और मां जगदम्बा की कृपा से 3 में से 2 जा चुके हैं और तीसरे का जाने का RAC 1। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल मिश्रा, शहजाद पूनावाला। ये शो तो और लंबा चल सकता है, लेकिन समय का रिमाइंडर लगातार है। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और लोगों के दिल की बात को बड़े सशक्त तरीके से रखने के लिए। भारत माता की जय।